हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जितनी भी लिंग्विस्टिक थ्योरीज़ हैं, लैंग्वेज पर जितनी भी थ्योरीज़ और हिपोथेसिस दी गई हैं, उन सभी को एक ही वीडियो में देखेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा भी हर सीटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से आएंगे ही आएंगे। तो हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्लस आप इस चीज़ को अपनी नोटबुक में या अपने नोट्स में इंक्लूड करिएगा, और जो मैं बोलती हूँ आप उसको अपने वर्ड्स में लिखिए। नोट्स को हम जितना अपने वर्ड्स में लिखेंगे वो उतना ही हमारी समझ में ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए जितना हो सके अपने नोट्स को अपनी लैंग्वेज में लिखो। जो वोकैबलरी बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैंने वीडियो में इंक्लूड कर दी है। तो चलिए देखते हैं पहले कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, किन किन्होंने थ्योरीज़ दी हैं लैंग्वेज के ऊपर। तो इसमें जो हमारी पहली थ्योरी है वो है नोम चॉम्स्की की। नोम चॉम्स्की ने LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है। इन जो थ्योरी है वो है BF स्किनर की। BF स्किनर ने यहाँ पर इमिटेशन की बात की है कि इमिटेशन से हम भाषा को सीख सकते हैं। ड्रिल और प्रैक्टिस पर उन्होंने जोर दिया है। नेक्स्ट है जेम्स एशर। जेम्स एशर की थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद स्टीफन क्रशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी हैं अपनी थ्योरी के अंदर, वो हम देखेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की, फिर है पियाजे एंड लास्ट है हमारा बेंजामिन सैपिर। एक एक करके हम इन 7 थ्योरीज को इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने सबसे पहले LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है। इन्होंने कहा है कि बच्चे के अंदर एक्चुअल में ये जो डिवाइस है वो एक्चुअल में हमारे माइंड में नहीं है। कभी हम ढूंढने लग जाए कि कौन सी डिवाइस है, एक्चुअल में वो नहीं है। वो इनकी एक परिकल्पना है कि इन्होंने बोला कि हमारे माइंड में एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम सेकंड लैंग्वेज का भी एक्विजिशन कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो हमारी मदर टंग होती है उसका एक्विजिशन करते हैं, सेकंड लैंग्वेज की हम लर्निंग करते हैं। बट इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी होती है कि वो सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकता है, उसको भी एक्विजिशन उसका भी कर सकता है। हर बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, हर बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी है जिसके थ्रू वो अपनी सेकंड लैंग्वेज या एक से ज़्यादा लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है नेचुरली। ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने एक क्रिटिकल पीरियड बताया है कि एक क्रिटिकल पीरियड होता है जब हम किसी भी भाषा को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, और वो पीरियड इन्होंने कहा है टिल 5 years। इन्होंने कहा है कि शुरुआत के जो 5 साल होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसीलिए इन्होंने शुरुआत के 5 साल को क्रिटिकल पीरियड कहा है, क्योंकि उस पीरियड में बच्चे के अंदर तो कुछ है ही नहीं। मतलब जो बच्चा है उसको हम जो भी देंगे, बच्चा हर वर्ड को, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, हर सेंटेंस को मतलब वो कैच करेगा। तो शुरुआती दौर में बच्चा एक से ज़्यादा भाषा भी सीख लेता है अगर उसको एनवायरनमेंट वैसा मिला हो। यानी शुरुआत, अब आप एक चीज़ देखेंगे, अगर हम इस स्टेज में इंग्लिश सीखते तो हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिला होता कि हम शुरुआती 5 सालों में हम एक्सपोजर देते लैंग्वेज का, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता, हम इंग्लिश को भी बहुत अच्छे से एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बात की है यूनिवर्सल ग्रामर की। यूनिवर्सल ग्रामर से क्या अभिप्राय है कि जो ग्रामर है वो किसी भी सब्जेक्ट की हो वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ग्रामर यूनिवर्सल है। अगर हिंदी में संज्ञा है तो वहीं उस संज्ञा के लिए इंग्लिश में नाउन है। तो ग्रामर कैसी है? ग्रामर यूनिवर्सल है। फिर दूसरा, ग्रामर जनरेटिव है। अगर एक बार हमें पता चल जाए नाउन क्या है, उसके बाद मेरे को कोई भी सेंटेंस दे दो, मैं उसमें पहचान लूँगी ये नाउन है, तो बाद में मैं खुद ग्रामर को जनरेट करना शुरू कर दूँगी। ठीक है। अगर मुझे एक सब्जेक्ट की ग्रामर आती है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट की मुझे थोड़ी बहुत ग्रामर आती है, तो उसे कोरिलेट करके ग्रामर को जनरेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इन्होंने बात की, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इन्होंने परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंसी की बात की है कि बच्चा जो करता है, कॉम्पिटेंसी मतलब जो हम जानते हैं, परफॉर्मेंस मतलब जो हम करते हैं। परफॉर्मेंस मतलब डूइंग, कॉम्पिटेंसी मतलब नोइंग। हम जानते तो बहुत कुछ हैं पर हम वो सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम वो सब कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वही इन्होंने कहा, नोम चॉम्स्की ने, कि बच्चा जानता है पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा परफॉर्म ना कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को भाषा नहीं आती, उस बच्चे को भाषा आती है। तो ये पूरी बात करी है नोम चॉम्स्की ने।
नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो है स्टीफन क्रैशन की थ्योरी। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो अपना काम किया है वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पर किया है, SLA, इसलिए इनकी थ्योरी को SLA भी कहा जाता है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इन्होंने कहा जिस तरह से बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज को अर्जित करता है ठीक उसी तरह से सेकेंड लैंग्वेज को का भी अर्जन संभव है। सेकेंड लैंग्वेज के एक्विजिशन के लिए हमें इन 5 हाइपोथेसिस को अपनाना होगा। इन्होंने जो 5 हाइपोथेसिस दी हैं हमें इनको माइंड में रखना होगा। इसको याद करने की एक निमोनिक है एमनिया, AMNIA। देखो, स्टीफन क्रैशन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन एमनिया। एमनिया में देखिए ए से आएगा एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस, एम से आएगा मॉनिटर हाइपोथेसिस, एन से आएगा नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, आई से आएगा इनपुट हाइपोथेसिस और ए से आएगा अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। आइए अब एक एक करके इन 5 हाइपोथेसिस को हम समझते हैं। जो हमारी फर्स्ट हाइपोथेसिस है इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसका नाम है एक्विजिशन एंड लर्निंग। इन्होंने कहा एक्विजिशन जो होता है वो सब कॉन्शियस माइंड से होता है, लर्निंग कॉन्शियस माइंड से होती है। एक्विजिशन के लिए हमें कोई बाहर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने, लेकिन लर्निंग के लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एक्विजिशन एनवायरनमेंट में होता है, नेचुरली होता है, जबकि लर्निंग फॉर्मल सेटिंग में होती है और लर्निंग के लिए हमें मोटिवेट होना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट उसमें दिखाना पड़ता है। तो इन्होंने फर्स्ट जो इनकी हाइपोथेसिस है उसमें सिर्फ इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस बताया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब एक्विजिशन से कम एफर्ट्स के ज़रिए हम सीख सकते हैं तो हम क्यों ना दूसरी लैंग्वेज का भी एक्विजिशन करें, हम सेकंड लैंग्वेज की लर्निंग क्यों कर रहे हैं। फिर सेकंड जो इनकी हाइपोथेसिस है वो है मॉनिटर हाइपोथेसिस। देखिए, जब एक बच्चा एनवायरनमेंट से निकलकर स्कूल में जाता है, ठीक है, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ नॉलेज को लेकर जाता है। बच्चा कभी भी ज़ीरो होकर स्कूल में नहीं आता, पहले से ही उसके साथ उसके एक्सपीरियंस होते हैं, उसकी कुछ प्रीवियस नॉलेज होती है जो उसने अपने एनवायरनमेंट से, अपने पेरेंट्स से एक्वायर की हुई होती है। तो वो जो उसकी नॉलेज है जो उसके माइंड में पहले से है, अब बच्चा स्कूल में आके उस नॉलेज को पॉलिश करना चाहता है, उसमें माइनर चेंज करना चाहता है। तो जब वो उसमें माइनर चेंज करता है, पॉलिश करता है, तो जो पहले की नॉलेज है वो जो उसका लर्निंग सिस्टम पहले से बना हुआ है वो उसको मॉनिटर करता है। देखिए, जो क्लास का मॉनिटर होता है वो क्या करता है, वो भी तो क्लास में क्या हो रहा है, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, इस तरह की चीज़ों को मॉनिटर करेगा। ठीक वैसे ही जो बच्चे का पहले बना हुआ लर्निंग सिस्टम है वो बच्चे की अब जो बच्चा एक्वायर कर रहा है उस चीज़ों को मॉनिटर करता है। यहाँ पर जो मॉनिटर है वो 3 तरह का होता है, ओवर, अंडर और ऑप्टिमल। अगर किसी बच्चे का मॉनिटर सिस्टम, जो उसका लर्निंग सिस्टम है वो उसको बहुत मॉनिटर करता है, तो उस बच्चे में कभी भी फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो कुछ भी बोलने का प्रयास करेगा, वो कुछ भी करने का प्रयास करेगा तो उसका लर्निंग सिस्टम क्या बोलेगा कि कहीं गलत ना हो, क्योंकि उसको तो प्रॉपर नॉलेज तो उसको भी नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, कहीं गलत ना हो, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, तो वो डरेगा। इस वजह से उसमें कभी भी फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी। सेकंड, जिस बच्चे का लर्निंग सिस्टम अंडर यूज़र होगा उसमें कभी एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसको यही नहीं पता क्या सही है क्या गलत, वो बस बोले जा रहा है, वो गलत बोल रहा है। ठीक है, तो एक्यूरेसी यहाँ पर नहीं आ पाएगी। लेकिन जिसका लर्निंग सिस्टम ऑप्टिमल होगा वो बैलेंस्ड होगा और उसकी लर्निंग स्मूथली यहाँ पर चलेगी। अब थर्ड हाइपोथेसिस की बात करते हैं, यह है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ये कहा गया है कि ग्रामेटिकल रूल्स जितने भी हैं उसको भी हम नेचुरली सीखें, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम नेचुरल ऑर्डर में करें। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी सीटेट के एग्जाम हो रहे हैं सब में आपने एक टर्म को सुना होगा, कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट डिवाइस या कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट। बहुत इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इनपुट हाइपोथेसिस क्या है, इसको थोड़ा आइए समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि जो बच्चे का करंट सिस्टम है, करंट लेवल है, उसको आई से इंडिकेट करते हैं। और जो बच्चे का कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट है, जो हमने उसको इनपुट दिया है, उसके बाद जो उसका लेवल होगा उसको हम I+1 से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम बच्चे को स्लाइटली अबव
लेवल का इनपुट दें कि जितना बच्चे को आता है, मान लो ए फॉर एप्पल बच्चा घर से सीख के आया है, मैं बार बार उसको ए फॉर एप्पल ए फॉर एप्पल ए फॉर एप्पल ही सिखाऊंगी तो वो कोई, पहली बात तो उसका एक्विजिशन ही नहीं होगा, ना उस इनपुट का कोई फ़ायदा होगा। पहला मुझे कॉम्प्रहेंसिबल समझने वाला इनपुट देना है। दूसरा जो उसका लेवल है उससे ज़्यादा, उसके लेवल से ज़्यादा आगे का भी ज़्यादा अबव इनपुट हमें नहीं देना है, स्लाइटली अबव देना है कि अगर उसको ए फॉर एप्पल आता है तो मैं उसको बी फॉर बॉय सिखा दूँ, मैं उसको सी फॉर कैट सिखा दूँ। इस तरह से ऐसा नहीं है कि मैं उसको सीधा वॉवेल सिखा रही हूँ, मैं सीधा उसको साउंड सिखाने लग गई इस तरह से। तो हमें क्या करना है, उस बच्चे का जो लेवल है उससे थोड़ा सा अबव उसको इनपुट देना है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, समझने लायक हो, उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो। इस तरह का इनपुट हमें बच्चों को प्रोवाइड करना है, इससे वो लैंग्वेज को जल्दी एक्वायर करेंगे, अर्जित करेंगे। नेक्स्ट 5th है हमारा अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। जो अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस है उसमें ये है कि जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है और जो बच्चा है उसके बीच में फिल्टर लगे हुए होते हैं, उसमें कुछ फिल्टर होते हैं। वो फिल्टर क्या है, मोटिवेशन, पहला है मोटिवेशन, दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस और तीसरा है एनेक्साइटी, तीसरा है एनेक्साइटी। अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम उस बच्चे को कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये फिल्टर्स किस तरह की हैं, हमें इन तीनों फिल्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जो मोटिवेशन है वो बच्चे की हाई होनी चाहिए, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होनी चाहिए और बच्चे की जो एनेक्साइटी है, चिंता है, वो बच्चे की कम से कम हो। तो हमें इन 3 चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इन 3 फिल्टर्स को भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये थी स्टीफन क्रैशन की सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की 5 हाइपोथेसिस। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो है BF स्किनर। BF स्किनर का नाम हम सभी ने सुना है। BF स्किनर एक बिहेवियरिस्ट हैं। इन्होंने जो बात की है लैंग्वेज थ्योरीज में, लिंग्विस्टिक थ्योरीज में, वो इन्होंने कहा है कि बच्चा इमिटेशन के थ्रू, लिमिटेशन और प्रैक्टिस के थ्रू भाषा को सीख सकता है। इन्होंने अपना जो जोर दिया है, इन्होंने कहा कि चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन, थ्रू कॉपी, कॉपी करके, इमिटेशन करके बच्चा भाषा को सीख सकता है। हमें क्या कराना है, चीज़ों का रिपीटेशन कराना है, ड्रिल करानी है, प्रैक्टिस करानी है, ये सारी चीज़ें हमें करानी है। इतना कहना है BF स्किनर का। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि इमिटेशन से भाषा को सीखने की बात किसने की है, तो हम बोलेंगे कि BF स्किनर ने की है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज़ें, सक्सेसफुल अटैम्प्ट और एक है अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट। अगर मैंने किसी बच्चे को कुछ चीज़ इमिटेट कराई, प्रैक्टिस कराई, अगर उस बच्चे ने वो सीख ली, ठीक है, सक्सेसफुल अटेम्प्ट दिखा दिया, तो वहाँ पर मैं उसको रिवॉर्ड करूँगी, यानी री इन्फोर्समेंट दूंगी, पुनर्बलन दूंगी, कुछ इनाम दूंगी, ताकि वो बच्चा मोटिवेट हो, उसको अच्छा लगे और उन चीज़ों को बार बार दोहराए। अब यहाँ पर जो री इन्फोर्समेंट है वो वर्बली भी हो सकती है, वो नॉन वर्बली भी हो सकती है। वर्बली कि मैं वेरी गुड, इस तरह से गुड, क्लैपिंग करा दूँ, इस तरह के रीइंफोर्समेंट में मैं उसे दे सकती हूँ। नॉन वर्बली मैं उसको कोई रिवॉर्ड, कोई पेन, इस तरह का कोई गिफ्ट या प्राइज़ इस तरह से दे सकती हूँ। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है, अगर मान लो मैं किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहती हूँ, मैं बोलती हूँ बेटा ये चॉकलेट है, चॉकलेट बोलो, वो बच्चा बोल ही नहीं रहा, वो बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा, उसको कहना ही नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं उसको पनिश कर दूँ, मैं क्या करूँगी, उस बच्चे को उस टाइम के लिए मैं अवॉइड कर दूँगी, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सेशन में मैं उसको फिर से कोशिश करूँगी। तो ऐसा नहीं है कि हमें पनिश करना है। अगर कोई बच्चा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट को दिखाता है तो हमें वहाँ पर उसको कुछ समय के लिए अवॉइड कर। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी पियाजे की थ्योरी। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम किया है। इनके एक मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी भी है, तो वो आप साइकोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। फिलहाल हम यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज पर जो बात की है वो देखने वाले हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा है थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। थॉट अर्थात विचार भाषा से पहले आते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चा जन्म से ही सोचना शुरू कर देता है, लेकिन भाषा तो 1.5-2 साल के बाद आती है। इन्होंने कहा विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि जो थॉट्स है वो प्रोसीड करते हैं लैंग्वेज को। नेक्स्ट इन्होंने ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात की है। देखिए, जब आपने देखा होगा बच्चा
अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। 5-6 साल का बच्चा अपने आप में ही कुछ ना कुछ कोई कहानी बना लेता है उसमें, या फिर आपने देखा होगा अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, टीचर बन जाते हैं, सामने कोई नहीं बैठा होता लेकिन खुद से खेलते रहते हैं इस तरह से। इसको उन्होंने कहा ईगो सेंट्रिक स्पीच, कि बच्चा अपने आप में ही बातें कर रहा है। अहम केंद्रित भाषा, ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलेंगे अहम केंद्र, खुद से ही केंद्रित है उसकी भाषा। थर्ड इन्होंने कहा है लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम ईगोसेंट्रिक टू सोशलाइज्ड। पहले वो क्या करता है, अपने आप से ही बातें करता रहता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, उसकी फ्रेंड्स बनते हैं, तो धीरे धीरे वो ईगोसेंट्रिक से सोशलाइज लैंग्वेज की तरफ जाता है। ये किसका कहना है, पियाजे का कहना है। अब हम देखेंगे वाइगॉत्स्की, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगॉत्स्की ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बात की है, इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर भी बात की है, भाषा के ऊपर भी बात की है। वाइगॉत्स्की जो हम आजकल कोऑपरेटिव लर्निंग का, ग्रुप लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो कहीं ना कहीं वाइगॉत्स्की ही लेकर आए हैं। तो कभी भी कोऑपरेटिव लर्निंग का क्वेश्चन आए, ग्रुप लर्निंग का क्वेश्चन आए, तो उसका आंसर वाइगॉत्स्की होगा। अब जो वाइगॉत्स्की हैं, इन्होंने कहा कि लैंग्वेज और थॉट्स के ऊपर इन्होंने जो बात की है, इन्होंने कहा है 2-3 साल तक भाषा और 2-3 साल तक भाषा और थॉट, ये है हमारे थॉट और ये है हमारी लैंग्वेज, ये दोनों अलग अलग चलते हैं, सेपरेट चलते हैं। लेकिन 2 से 3 साल के बाद ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, दोनों मिल जाते हैं। हम सोच रहे हैं तो उसमें भाषा इंक्लूड है, हम बात कर रहे हैं तो उसमें सोचना इंक्लूड है। तो इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा 2-3 साल तक तो लैंग्वेज का अलग डेवलपमेंट हो रहा है, थॉट्स का, हमारे कॉग्निशन का अलग डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन 2-3 साल के बाद वो दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा है, इन्होंने पियाजे का उल्टा कहा है। पियाजे ने कहा थॉट प्रोसीड लैंग्वेज, इन्होंने कहा लैंग्वेज प्रोसीड्स थॉट, कि लैंग्वेज पहले है, लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वाइगॉत्स्की ने 3 इंपॉर्टेंट स्पीच की, टाइप ऑफ स्पीच की बात की है। इन्होंने कहा सबसे पहले बच्चे के अंदर डेवलप होती है सोशल स्पीच। वो 0 से 2 साल तक का बच्चा सोशल स्पीच को डेवलप करता है, जब वो अपने आसपास मम्मी पापा अपने आसपास के लोगों से बोलना शुरू करता है, सीखता है भाषा को। फिर आती है प्राइवेट स्पीच। इसी प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा पियाजे ने। पियाजे ने कहा ईगोसेंट्रिक स्पीच कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसको कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, बच्चा अपने आप में बड़बड़ कर रहा है उस टाइम पे। लेकिन वाइगॉत्स्की ने प्राइवेट स्पीच को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। उन्होंने कहा है प्राइवेट स्पीच के थ्रू बच्चा खुद को गाइड करता है। कभी कभी होता है ना कि हम अपने आप से बातें करके अपने आप को ही गाइड करते, वो है प्राइवेट स्पीच। ये ऑडिबल होती है, हम अपने आप से बातें कर रहे हैं तो हम उस टाइम पे बोल रहे होते हैं। तो प्राइवेट स्पीच ऐसा नहीं है कि हम अंदर अंदर कर रहे हैं, मन मन में कर रहे हैं, नहीं, ऑडिबल होते हैं लेकिन कर हम अपने आप से रहे होते हैं। वाइगॉत्स्की ने इसको कहा कि यहाँ पर बच्चा अपने आप को ही गाइड कर रहा होता है, तो इसलिए इन्होंने प्राइवेट स्पीच को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट है, थर्ड है हमारी साइलेंट या इनर स्पीच। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अब हमें समझ आने लग जाता है कि हमें अपनी बातों को बोलना नहीं है, अपने मन मन में सोचना है। तो यहाँ पर जो मन में सोचना होता है, मन में अपने आप से जो बातें होती है, जो ऑडिबल नहीं होती, किसी को नहीं सुनती, वो साइलेंट और इनर स्पीच इन्होंने कहा है वाइगॉत्स्की ने। नेक्स्ट 2 ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, 2 बस इन्होंने कुछ बातें की हैं, इनको देख लेते हैं। जेम्स एशर ने कहा कि अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू फिजिकल रिस्पॉन्स विद द वर्ड्स, लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन शुड प्रिसीड अदर स्किल। सबसे पहले लिसनिंग आती है, ये हम सभी को पता है। सबसे पहले जितनी भी 4 स्किल्स है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसमें सबसे पहले लिसनिंग आते हैं। और लिसनिंग ही सारी जितनी भी स्किल्स हैं, SRW, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, इनको क्या करती है, प्रोसीड करती है। लैंग्वेज वो लर्निंग सबसे पहले है, ठीक है, लर्निंग बाकी सारी स्किल्स को प्रोसीड करती है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि हम भाषा को ना फिजिकल रिस्पॉन्स के जरिए भी सिखा सकते हैं। वही जैसे मान लो मुझे अब कहना है तो मैं हाथों की सहायता से बताऊं कि अब कैसे होता है। मुझे कम कहना है तो मैं हाथों को अपने पास जो हम बुलाने का सांकेतिक भाषा उसका प्रयोग करके हम बुला सकते हैं। तो इन्होंने कहा अगर हम फिजिकल रिस्पॉन्स के जरिए वर्ड्स को सिखाते हैं तो वो बहुत जल्दी बच्चा उसको कैच कर लेगा। जेम्स एशर ने कहा है। अब बेंजामिन सैपिर की इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, इसको बोला जाता है सैपिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस। सैपिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस। तो सैपिर, ये बेंजामिन सैपिर है, वॉर्फ एक दूसरे व्यक्ति है, इन दोनों ने मिलकर ये हाइपोथेसिस दी थी, तो इसलिए इन दोनों का नाम इसमें इंक्लूड कर दिया गया, सैपिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है
लैंग्वेज जो है इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे थॉट्स को, हमारे व्यूज़ को, हमारे पर्सपेक्टिव्स को। देखिए हर वर्ड का अपना नेचर होता है, हमने सुना होगा कि हर वर्ड का अपना नेचर है, ठीक है। तो वैसे ही जो लैंग्वेज है वो भी हमारे थॉट प्रोसेस को, हम किस तरह से सोचते हैं उसको प्रभावित करती है। अगर हमारी भाषा अच्छी होगी तो हमारा सोचने का नज़रिया वो भी हमारा इनक्रेडिबल होगा। तो लैंग्वेज अपना असर दिखाती है हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा। इसमें जो हमारे vygotsky है ना, इन्होंने एक बात और की। vygotsky ने कहा कि जो हमारी सोसाइटी जो हमारा सोशो कल्चरल बैकग्राउंड है ना, वो भाषा को इम्प्रूव करने में, भाषा को डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जबकि प्याजे ने सोसाइटी का कोई रोल भाषा के अंदर नहीं दिखाया है। बट यहाँ पर vygotsky काफ़ी हद तक सही है। भाषा में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारे कल्चर का, हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। शायद उसकी वजह से ही और उसके लिए ही हम भाषा को डेवलप करते हैं, हमारे अंदर भाषा आती है। क्योंकि एक्सप्रेस करने के लिए तो हमें सोसाइटी में ही आना है, भाषा का प्रयोग तो हम सोसाइटी में ही करेंगे। तो ये थी हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज थ्योरीज़ हैं, ये हिंदी और इंग्लिश, दो संस्कृत, जितनी भी हमारी भाषाएं हैं उन सभी के पेडागोजी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच।